नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बयानों के चुभते तीर एक दूसरे की काट करते खूब सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इस चुनाव के एक दूसरे बड़े मंच सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ कार्टून पोस्टर के जरिए निशाना साध रहे हैं, जो आमजन के साथ साथ राजनीति के गलियारों में भी चर्चा का सबब बन रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, जिसमें अखिलेश यादव के कटीले कैक्टस की टक्कर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विकास का गन्ना दिखाया गया है। इस कार्टून में दो हिस्से हैं। एक हिस्से में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कैक्टस को पानी देते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ने के पौधे को पानी दे रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट के जरिए बीजेपी ने सपा पर जोरदार हमला बोल दिया है, क्योंकि सीएम योगी का गन्ना जहां विकास की परियोजनाओं से लदा हुआ है, तो वहीं अखिलेश यादव का कैक्टस सिर्फ जिन्नावादी सोच, विभेदकारी नीतियों से पटा हुआ है। अखिलेश के कैक्टस में तुष्टीकरण और परिवारवाद का तना है और उससे जिहाद, दंगे, धर्मांतरण, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, हिंदू घृणा जैसी शाखाएं फूट रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस गन्ने के पौधे में विकसित होता यूपी को दिखाया गया है, यह ट्वीट के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पौधे और कैक्टस के असल मायने क्या कुछ यहां पर लगाए गए। तो फर्क बिल्कुल साफ है। यहां पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। यहां पर साफ तौर पर लिखा गया कि नए बिजली कनेक्शन हमने दिए हैं, भाजपा सरकार में विकास की आंधी चली है, और जिस तरह से यहां पर बिल्कुल साफ किया गया है कि समाजवादी आंधी एक तरफ बुलेटिन की तरफ यहां पर इशारा किया गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी यहां पर इशारा किया गया, झूठ की इमारत पूरी तरह से खंडहर हो जाएगी, इस तरह का ट्वीट समाजवादी की तरफ से किया गया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल में आप एक दूसरी तस्वीर को देख पाएंगे। तो विकास का पौधा वर्सेस जिन्ना का कैक्टस, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यूपी में सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियां देंगे, ये वादा करते हुए यहां पर देखा जा सकता है बहरूपियों से सावधान, इनसे ना होगा समाधान। इस तरह के भी कार्टून अब इस समय चल रहे हैं। लगातार उसमें साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि आखिर विकास की बात कौन कर रहा है, यहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात कौन कर रहा है और संप्रदायवाद की बात कौन कर रहा है। तो राजस्थान की जनता को करके बदहाल जिस तरह से यहां पर आराम फरमाया जा रहा है, उस पर भी कटाक्ष यहां पर करने की कोशिश की गई है। और अब इस कार्टून की बात हम यहां पर कर रहे थे। समाज में कांटे बोने वालों और मिठास घोलने वालों के बीच में क्या फर्क है, ये इस कार्टून के जरिए यहां पर दिखाया गया। एक तरफ गन्ने का पौधा है, एक तरफ जिन्ना नाम दिया गया है उस कैक्टस के पौधे को, जिसमें तुष्टीकरण, जिहाद, दंगा, धर्मांतरण, गुंडागर्दी जैसी तमाम शाखाएं फूट रही हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया है, जो कि गन्ने के पौधे पर पानी दे रहे हैं और यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और अखिलेश के समाजवाद में कितना बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी का प्लान 5 क्या है, दूसरे दल के नेताओं की पार्टी में एंट्री कराई जाए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में सहयोगी दलों के साथ अभियान को और तेज किया जाएगा, जो कि पहले से ही अखिलेश यादव की एक बड़ी रणनीति के तौर पर माना जाता है। जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को और भी मजबूत करना है, इस तरफ भी ध्यान यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह सबसे जरूरी है और शिवपाल ओवैसी को अहमियत नहीं देना, यह भी प्लान में अब धीरे धीरे शामिल होता आया है। तो छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन करना है। और जिस तरह से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या शिवपाल की कोई बहुत बड़ी भूमिका होगी, कोई बहुत बड़ा रोल होगा, इसमें अब तक पार्टी मौन है। क्या ओवैसी को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सक्रिय ना तो टिप्पणी आई है, ना ही कोई सक्रिय कदम उठाया गया है। तो यह माना जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। और इसके चलते शिवपाल यादव किसके संग नजर आएंगे, ओवैसी किसके साथ नजर आएंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न बनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल गूंज रहा है। इसके साथ साथ योगी सरकार की रणनीति क्या है। योगी सरकार अब लगातार आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। वो विकास को लेकर तो जनता के बीच में जा ही रही है, साथ ही जो पिछला अनुभव रहा जनता का, उसको भी यहां पर उकेरने की कोशिश बीजेपी लगातार करने वाली है। प्रदेश को अहंकार का दंश देने वालों और घर घर को बिजली से रोशन करने वालों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। यह यहां पर साफ किया गया है कि सपा सरकार में बिजली के कनेक्शन कितने मिले थे और हमारे सरकार में बिजली के कनेक्शन कितने मिले थे। साथ ही यह दावा लगातार किया जाए कि 1 करोड़ से अधिक बिजली के कनेक्शन हमने मुफ्त में दिए हैं, मतलब हम लगातार विकास कर रहे हैं। ये योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यहां पर बीजेपी फॉर इंडिया में एक और ट्वीट, राजस्थान की जनता को करके बदहाल रच रहे उत्तर प्रदेश के लिए माया जाल, कि मतलब किस तरह से लोग लगातार विकास की बातें कर रहे हैं।
यहां पर यह संदेश देने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि बहरूपियों से आपको सावधान रहना है, जो विकास की सिर्फ बात करते हैं, विकास करते नहीं है। विकास की सिर्फ और सिर्फ लंबे चौड़े रोड मैप को आपके सामने पेश किया जाता। तो यह बड़ा एक लाबोलुबाब आज की चर्चा का रहने वाला है। यहां पर हमें जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर तुष्टीकरण कौन कर रहा है। क्या सच में जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही कि पहले की सरकारों में दंगे भड़काए जाते थे, संप्रदायवाद पहले था, लेकिन विपक्ष जो अब दावा कर रहा है कि संप्रदायवाद अब है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। तो छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन, समाजवादी पार्टी का बड़ा प्लान है ये। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने यह भी तय कर लिया कि दूसरे दल के नेताओं की पार्टी में एंट्री भी जरूरी है और उनको महत्वपूर्ण भूमिका भी देनी है, क्योंकि जिस तरह से कुछ बड़े नेता अपनी पार्टियों से नाराज थे, उनके लिए यहां पर वेलकम नोट लगाया गया है कि अगर आप समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो आपका भव्य स्वागत भी होगा और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको पहले एक बार मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। मेरे साथ दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका दीपक जी प्राइम न्यूज पर। शौकत अली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इमरान लतीफ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही रजा रजीवी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपने जिस तरह से गन्ने के पेड़ को दिखाया है, उसके बाद क्या माना जाए कि क्या विकासवादी विचारधारा को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? और जिस तरह से पहले विपक्ष ये सोच रहा था कि आप बैकफुट पर रहने वाले हैं, लेकिन अब आपकी रणनीति ये भी है कि अब आप आक्रामक हो चुके हैं। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि जो ट्वीट हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूरा उत्तर प्रदेश में किस तरीके का फर्क है ये साफ दिखाई देने का प्रदेश की जनता को दिखाया कि उत्तर प्रदेश की जनता को किसने क्या दिया, किस तरीके से पूरी सरकार ने 2012 से लेकर 17 तक किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करी, किस तरीके से लफ्जियात को दंगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर का दंगा हो चाहे बरेली का दंगा हो, किस तरीके से भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी। आज उस सबको परिवर्तन करते हुए, आज उस सब में परिवर्तन देखते हुए हर माने 2017 के बाद से हर गरीब को किसी विकास की योजना का लाभ देने का काम किया है, हर गरीब को घर देने का काम किया है, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है, हर गरीब को गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, हर गरीब को स्वच्छ जल देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों के अंदर इस पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर के पश्चिम क्षेत्र तक ये जो विकास की यात्रा है लगातार कोने कोने तक पहुंची है। और जहां तक की बात आपने बिजली की छेड़ी, तो मैं बिजली की बात बताना चाहता हूं एक बार आलोक जी कि जिस तरीके से 2012 से पहले 2012 से 17 के बीच में बिजली को लेकर के जनता किस तरीके से परेशान होती थी, अपने कामों के पीछे छुपी रहती थी, कहां 20-20, 22-22 घंटे बिजली गायब रहती थी। आज वही उत्तर प्रदेश है, वही उत्तर प्रदेश की जनता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली जो है लगातार शहर के अंदर पूरे 24 घंटे आती है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 18 घंटे आती है। कनेक्शन की बात है, आज आपको देखने को मिल रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में इतना बड़ा स्रोत खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि पूरा बड़ा क्षेत्र जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लोगों तक बिजली के कनेक्शन पहुंचाए हैं, जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में लोगों तक बिजली के कनेक्शन पहुंचे हैं। मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं आलोक जी कि उस पिछली सरकारों में किस तरीके से लोग बिजली की कनेक्शन के लिए चक्कर काटते थे, अधिकारियों के चक्कर काटते थे, कितने फार्म भरने पड़ते थे, कितना पैसा भरना पड़ता था, फिर भी उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। और आज क्या है, आज अधिकारी जाता है जनता के पास में कि आज भैया बिजली का कनेक्शन आपका आया है, आपका लिस्ट में नाम है, आपका कनेक्शन होना है। आज उसको चक्कर काटना पड़ रहा है, अधिकारी को चक्कर काटना पड़ रहा है। ये अंतर साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े विकास है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, मेडिकल पार्क बने हैं, बड़े बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेस बने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी बनी है, इतने बड़े के साथ इतना बड़ा स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर इन 4.5 वर्षों के अंदर खड़ा है और ये भूज का भविष्य है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मतलब आपका दावा यही कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से एक कैक्टस के माध्यम से उनको आपने चरितार्थ यहां पर करने की कोशिश की है, तो मतलब क्या वो कैक्टस का पौधा ही समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल करता है। एक तरीके से जो उन्होंने किया है उसी कैक्टस के पौधे को दिखाने का काम किया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है उसी को दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उन्होंने फैलाने का काम किया है उसी को
दिया गया है। और हम लोगों ने किस तरीका बताइए, तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है, जिन्ना को लेकर के कौन आया है, जिन्ना को उत्तर प्रदेश में लेकर के कौन चला आया, सरदार भाई पटेल जी से तुलना किसने करी थी, महात्मा गांधी जी से तुलना किसने करी थी। तो ये जो जुमलेबाजी चुनाव के समय शुरू हुई है, ये धर्म की राजनीति शुरू हुई है, ये तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हुई है, ये जनता इन सब चीजों को जान गई है। जनता के सामने केवल विकास है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये 4.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का दृश्य बदला है, जिस तरीके से अंधेरे में जा रहा हुआ उत्तर प्रदेश आज पूरे सामने उजाले के अंदर आया है, जिस तरीके से टूटी हुई सड़कों को आज नई नई रोड मिली है, आज उत्तर प्रदेश विकास के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही उत्तर प्रदेश 25 साल के बाद इस तरीके से नवीकरण में दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच आगे तक को लेकर जाने के लिए, विजन को लेकर के जाने के लिए, नई सोच को लेकर के काम करने के लिए, युवा पीढ़ी को रोजगार देने के लिए है। हर एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में विकास के लिए। ठीक है शौकत अली, तब से आप इनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जिस तरह से इनका यह दावा है कि हमने तो गन्ने की मिठास पूरे प्रदेश को दी है, कांटे बोने का काम तो आप कर रहे हैं। मैं पूरी चर्चा करूंगा और बहुत आराम से चर्चा करूंगा, बहुत गंभीर विषय है। पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से एक सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब मिल जाएगा तो मैं आगे चर्चा में जुड़ा रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से, जिन्ना की फोटो उत्तर प्रदेश में कहाँ लगी है महाराज, बताइए। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपकी सरकार, इसलिए आपसे पूछना लाजमी है, जिन्ना की फोटो कहाँ लगी है? शौकत जी आप भी बता दीजिए, जिन्ना को लेकर के कौन आया था? अरे गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइएगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप उसके भाग जाएंगे, इसलिए बहुत प्यार से पूछा महाराज। पहले बता दीजिए, देश की जनता को पता हो जाना चाहिए ना, देश में सरकार आपकी है हमारी, देश की जनता को पता है, उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, देश में सरकार आपकी है हमारी, पहले बता दीजिए, चर्चा करने में मजा आएगी ना। थोड़ा उत्तर प्रदेश की जनता को पता चलना चाहिए कि जिन्ना किसके प्रेमी है और जिन्ना का कौन प्रेमी है। अरे महाराज आप गुस्सा हो जाते हो, इतना अग्रेसिव होना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना पूछा मैंने, आप ही बता दीजिए, अगर वो सवाल को टाल रहे तो आप उत्तर दे दीजिए। नहीं, ये बताना नहीं चाहते ना, जिन्ना प्रेमी लोग जिन्ना को बताना नहीं चाहते, अपने शौकत जी आप ही दे दीजिए ना फिर इसका जवाब। अरे गुस्सा मत रहिए, मैंने बहुत प्यार से पूछा था कि आप लोग गुस्सा। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को गुमराह करने के लिए जिन्ना जिन्ना चिल्लाते रहे और सारे इनके पर्चे लीक होते रहे, जो पन्ना तक पर्चे लीक हो रहे। देखिए तुष्टिकरण की बार ये बात कर रहे थे आलोक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुष्टिकरण सबसे ज्यादा आप लोग करते इसलिए करते हैं क्योंकि जब नाम बदले जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने पूछा कि आप महाराज हमें इतना बताने का काम करिए कि आप लोग बार बार ये नाम क्यों बदल देते हैं, इससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा। तो इन लोगों ने कहा कि बाहर से कुछ आक्रांत आए थे और हमारे देश और प्रदेश में नाम बदल दिए थे, इसलिए हम लोग उन लोगों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है महाराज, अगर कोई बाहर से आए हो आक्रांता हमारे देश और प्रदेश में नाम बदलना, अरे महाराज, अरे बाबू, अरे महाराज, अच्छा आप बोल लीजिए, फिर हम आपकी बैंड बजाएं ठीक से। पहले बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं सुन लूंगा, हमें फिर आपको कहने में अच्छा लगेगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए, हमारे पास दूसरे मेहमान भी, उनके पास भी अभी जाना है। करेंगे, ये मानेंगे नहीं, ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश तक सच्चाई की आवाज हो, ये लोग नहीं चाहते। दीपक जी सुन लीजिए बस थोड़ी देर, जानकारी बोलिए आप शौकत जी बोलिए। है क्या जब ये नाम बदल रहे थे तो हम लोगों ने पूछा नाम क्यों बदलते हैं, बाहर से आक्रांता, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आक्रांताओं ने यदि नाम आके हमारे देश में नाम बदल दिए थे, आप उनका नाम बदल रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमको महाराज सिर्फ इतना समझाने का काम करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्टेडियम बना है, आपने उसका भी नाम बदल दिया, कोई आक्रांता ने तो मुझे लगता नहीं बनाया था, उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता आपने गलती से बदल दिया हो, हम आपकी एक गलती भूल माफ कर देंगे। फिर आपने 100 नंबर किया, पुलिस मुख्यालय बनाया उत्तर प्रदेश की राजधानी में, 100 नंबर बदलने से उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा, किसी बाहर से हुए आक्रांता ने नहीं बनाया था 100 नंबर, या उत्तर प्रदेश के मुख्यालय को किसी बाहर से आए हुए आक्रांता ने नहीं बनाया था, आपने वो भी बदलने का काम किया। इस तरह तुष्टिकरण करते हैं, फिर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण का काम कर रही। अब कहा गया कि ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं से घृणा करते हैं। अरे महाराज, मैं कहता तो हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए। एक बात बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहूंगा कि आप हिंदू से तो प्रेम करते हैं या नहीं करते? मुसलमानों से ना करते हो कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों से नफरत करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमसे भी नफरत कर लीजिएगा, लेकिन हिंदुओं से तो प्रेम करते हैं या नहीं करते? अगर हिंदुओं से भी प्रेम कर रहे थे तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जो गंगा जल से आप खुलवाने का काम कर रहे थे? अरे
वो भी तो हिंदू थे। तो हिंदू से घृणा कौन कर रहा है? हिंदू से घृणा करने वाला उत्तर प्रदेश का सनातन धर्म का अगवा, जो आज उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री है, वो हिंदुओं से भी घृणा करने का काम कर रहा था। अब कहा जाता है कि हमने तमाम चीजें बना दी। अरे महाराज जी, जो आज आपने पोस्टर लॉन्च किया है ना, इसकी सियासत तो आप पे इतनी, दुर्भाग्य से कहा जाए कि उसको मैं कुछ उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, कि आप पे इतनी गंदी सियासत लागू होती है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जब भी आप पोस्टर लॉन्च करते हैं तो किसी ना किसी की तस्वीर चुरा लिए। अरे महाराज, चोरी करना बंद कर दीजिए। चोरी की आदत आपने बचपन में डाली थी, अभी ताजी ताजी आई है। कभी आप जाके, चाइना दुश्मन है जो हमारा, जो हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है, जो हमारे देश पे नजर गड़ाए बैठा है कि हम देश को कब, इनके देश को कब्जा कर रहे हैं, उनके यहाँ पे आप तस्वीरें चुरा लाते हैं। कभी कलकत्ता चले जाते हैं तस्वीर चुराने, कभी आप बाहर देशों की फैक्ट्रियां चुरा लाते हैं। उससे भी अगर आपका दिल नहीं भरा होगा तो मुझे लगता है कभी लेखक की आपने दिल्ली में तस्वीर चुरा ली है। अरे महाराज, चोरी की आदत अभी डाली है, पहले से थी आप। इस तरह दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। ये लोग उत्तर प्रदेश में इस तरह की सियासत करते हैं। अभी हमसे कहा जाए, सुनिए आलोक जी, हम पे एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार दंगाई थी। मुझे एक बात बताइए आलोक जी, अगर कोई आप पे एलिगेशन लगाएगा और सरकार की लिखा पढ़ी में एलिगेशन लगाएगा तो आप क्या करेंगे? जुडिशरी ट्रायल कराएंगे या नहीं कराएंगे? क्या ऐसे ही आप माफीनामा दे देंगे किसी को? उत्तर प्रदेश में जिनके खिलाफ दंगे का आरोप था, उनके खिलाफ मुकदमा था, इनसे पूछ लीजिएगा इनकी सरकार ने क्या जुडिशरी ट्रायल कराया था उनका? उनको माफीनामा सौंप दिया आपने? कौन सा ट्रायल हुआ था भैया? दंगाइयों को बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ? मुकदमे वापस कौन ले रहा था? उनको बचा कौन रहा था? अरे जो लोग दंगाइयों को बचा रहे हैं वो बताते हैं कि समाजवादी सरकार में दंगा हुआ था। अरे ठीक है, आपकी सारी बातें सामने आ गई। एक एक प्रश्न का, एक एक आरोप का आपका यहां पर जवाब मिलेगा। हमारे साथ इमरान लतीफ यहां पर जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का यहां पर पक्ष रखेंगे। जिस तरह से दोनों पार्टियों का आपने देख लिया होगा कि रुझान क्या है, 2022 में किसके पास कौन सा मुद्दा है और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये जनता के बीच में जाने वाले हैं। आपकी पार्टी लाइन क्या होने वाली है? पार्टी की जो राजनीति रही है वो मुद्दों की राजनीति रही है और मैं अपनी बात रखूंगा। आलोक जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा और अपने सम्मानित मित्र दीपक भाई से भी अनुरोध रहेगा कि मुझे अपनी बात जब मैं पूरी कर लूं तभी उसका उससे कोई प्रतिक्रिया दें। अभी बार बार जो है बात जिन्ना की आ रही है और कौन जिन्ना की बात कर रहा है? वो उस भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्ना की बात कर रहे हैं जिनका, चाहे उनके मातृ संगठन की बात कर लें, चाहे इनके पुराने संगठन की बात कर लें, जनसंघ की, जिनकी पार्टी ने जिन्ना की पार्टी के साथ एक नहीं तीन राज्यों में सरकार बनाई और चलाई। वेस्ट बंगाल में इनके जो मुख्य कर्ता धर्ता रहे उस समय आरएसएस के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मिलकर सरकार चलाई जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ और उसमें वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और इनके तीन मंत्री उसमें रहे। इन्होंने सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी उसके साथ मिलकर सरकार चलाई और उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव लागू किया गया, प्रस्ताव लाया गया, उस समय भी तीन प्रांतों में इनकी सरकार थी। तो किसने की थी? कांग्रेस ने की थी, बीजेपी ने की थी, किसने की थी? ये भी तो स्पष्ट कीजिए। जनसंघ की मैं बात कर रहा हूँ, जनसंघ जिसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मैं नाम ले रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सरकार रही, वेस्ट बंगाल में सरकार रही, सिंध प्रांत में सरकार रही। जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत की, जिन लोगों ने क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने का काम किया, जिन लोगों ने 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज वो लोग जिन्ना विरोधी होने की बात कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि भारतीय जिन्ना पार्टी का जो भारतीय वर्जन है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिन्ना प्रेम, चाहे इतिहास के आप उठा, इतिहास मैंने आपको बता दिया, वहां पर भी अगर जिन्ना प्रेम किसी को था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जनसंघ के लोगों को था। और अगर चाहे आप वर्तमान की बात कर लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना की कब्र पे जाते हैं और वहां पर उनको धर्मपेश बताने का काम करते हैं। इनके पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने अपनी किताब लिखी और उसमें उन्होंने जिन्ना को अच्छा नेता बताया, धर्मपेश बताने का काम किया। तो चाहे आप भूतकाल की बात कर लीजिए, चाहे वर्तमान काल की बात कर लीजिए, तो जिन्ना के साथ जो प्रेम रहा वो जग जाहिर रहा कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहा। आज ये जिन्ना का नाम लेकर आ रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक शर्त लगा दी जाए चुनाव में
कि इनको पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है, इनको मुसलमान का नाम नहीं लेना है, इनको कब्रिस्तान का नाम नहीं लेना है। ये 3 नाम इनको ना लेने पड़े और उसके बाद ये चुनाव लड़कर दिखा दें, जीतना हारना तो बहुत दूर की बात है। जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये बदनाम करने का काम दूसरी पार्टियों को करते हैं। और ये ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। आज हमने देखा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, युवा दर भटक रहा है नौकरियों के लिए। ना तो ये एक भी परीक्षा करा पा रहे हैं, ना तो एक भर्ती पूरी कर पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना नौकरी दे पा रहे हैं। युवाओं को ये मुकदमे दे रहे हैं, युवाओं के ऊपर ये लाठियां चार्ज कर रहे हैं, युवाओं को ये जेल में डाल रहे हैं, युवाओं को ये लहूलुहान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं। महिलाओं की जो सुरक्षा का मामला आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून जैसा कोई राज नहीं है, उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। तो जब सवाल किए जाएंगे तो जो मूल मुद्दे के सवाल है, आपने सारे सवाल खड़े कर लिए। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार हम आपके पास एक बार जरूर आएंगे, क्योंकि एक प्रश्न मेरे मन में यहां पर है और मन में यह प्रश्न है कि मैं भी अब ये जानना चाहता हूं कि क्या जनसंघ उस वक्त अस्तित्व में था जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, या शायद 1951-52 के आसपास में जनसंघ अपने अस्तित्व में आया और एक पार्टी के रूप में उसने चुनाव में जाकर भाग लिया था। इसके बारे में आपके पास पर्याप्त वक्त है, आप इसकी एक बार जांच कर लीजिए और जैसे ही ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे इसी जानकारी के साथ हम वापस शुरुआत करेंगे और फिर वरिष्ठ पत्रकार से हम इस पर पूरी टिप्पणी लेंगे कि क्या जिन्ना, कट्टरता, धर्म, संप्रदाय इतना जरूरी है कि 2022 में इनके बिना चुनाव नहीं हो सकता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग बताओ। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन
राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। ये रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। बीसीसी ने यही इरादा दिल में ठाना है। ब्रेक के बाद आप सभी को स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। दीपक सोनकर, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ हैं, शौकत अली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ हैं, इमरान लतीफ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और साथ ही रजा रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इमरान जी, आपसे एक बार मैं कंफर्म जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आजादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जनसंघ ने कहीं ना कहीं सरकारें बनाई थी, आप इस बात पर बिल्कुल श्योर हैं कि जनसंघ तब अस्तित्व में थी? आलोक जी, भूलवश जनसंघ निकल गया। मैं हिंदू महासभा की बात करना चाह रहा था, भूलवश जनसंघ आ गया। हिंदू महासभा आपको मैंने उस वक्त इसलिए नहीं टोका क्योंकि आपने कहा था कि मुझे कोई बीच में ना टोके। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये एक मानवीय भूल है। जुबान जहन में हिंदू महासभा था, जुबान से जनसंघ आ गया। जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, हिंदू महासभा की बात की थी। ठीक है, रजा हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रजा जी। जिस तरह से लगातार तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया होगा, अब आपको क्या लगता है, क्या 2022 में बिना जिन्ना के, बिना संप्रदायवाद के, बिना दंगे पर चर्चा किए, बिना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चुनाव नहीं हो पाएंगे? क्या आपको क्या लगता है पार्टियों को देखकर? देखिए आलोक जी, जो आज आपने डिबेट शुरू की थी, बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही अच्छी डिबेट शुरू की थी, और वो आपने कैक्टस पर और केन शुगर पर ये डिबेट को शुरू की थी, मिठास पर, और जो एक पौधा होता है जिसमें कांटे लगे रहते हैं, तो इस पर आपने शुरुआत की थी। लेकिन हमारे लायक दोस्त शौकत अली ने उस शुरुआत को मोड़ दिया अलग। आपका ये बहुत अच्छा टॉपिक था, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में पोस्टर वार चलेगा, सोशल मीडिया वार चलेगा, न्यूज चैनल्स पर जो है डिबेट वार चलेगा, तो ये वार अब बहुत तेजी से चलेगा। और जाहिर सी बात है कि 2022 का चुनाव जो है, जो सरकार जो पार्टी सत्ता में है वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहेगी,
जो पार्टियां सत्ता से बाहर हैं वो सत्ता में आना चाहती हैं। सत्ता में आने के लिए जाहिर सी बात है जोड़ तोड़ मेहनत प्रयास दौड़ भाग सब करना पड़ेगा, और जो सत्ता में है उसको अपनी सत्ता बचाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो सत्ता में है उसके लिए भी जीने और मरने का सवाल है, और जो पार्टियां सत्ता में नहीं है सत्ता में आने के लिए उनके लिए भी जीने और मरने का सवाल है। ये सही है कि वर्तमान समय में ये वार बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि शौकत अली ने इस वक्त जिन्ना की बात क्यों कर दी। जिन्ना की फोटो कहाँ है, जिन्ना उत्तर प्रदेश में कहाँ है, बताइए। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, सवाल तो पूछने का काम आलोक जी आपका था। आप 10 आप जवाब दिया कि साहब 31 अक्टूबर 1991 में 1951 में जो है जनसंघ का गठन हुआ है। आपने बाद में बड़े इत्मीनान से पूछा। इतना अच्छा आपका डिबेट, इतना अच्छा टॉपिक था, और मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये क्या उनके दिमाग में बात आई, कौन उनके समझाने वाले लोग थे कि उन्होंने समझा दिया कि साहब 4 लोग इन्हीं के साथ पढ़े। ये कहने का क्या उद्देश्य है, इसको खोला भी नहीं अखिलेश जी ने कि खोलते उनका कहने का मकसद है। अरे भाई, जिन्ना से हिंदुस्तान का मुसलमान प्रेम नहीं करता है। बिल्कुल, हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना से प्रेम नहीं करता। और समाजवादी वाली समझ रहे हो कि जिन्ना प्रेम दिखाएंगे तो मुसलमान का वोट मिल जाएगा। अल्लाह उनको भाई जो है वो अक्ल दे, और वो जो उठाना चाहे वो उठाए, लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो जिन्ना से प्रेमी नहीं है। अगर जिन्ना का प्रेमी होता तो चला गया होता पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, बंटवारे के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे। देश आजाद कराने के लिए मुसलमान लड़ा था, हिंदू लड़ा था, ईसाई लड़ा था इस देश के अंदर कि हम देश को आजाद कराएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। बीच में बंटवारा कहां से आ गया? बंटवारे की तो बात कहीं थी नहीं। लेकिन जब मुल्क आजाद हो गया तो जवाहरलाल नेहरू भाई जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना था वो नहीं बन पा रहा था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार था, देश का बंटवारा हो गया, दिलों का बंटवारा कर दिया गया। जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, जो हिंदुस्तान के प्रेमी थे, वो हिंदुस्तान में रह गए कि हम साहब हमें हिंदुस्तान से प्रेम है, हम यही मरेंगे यही जिएंगे। आप देखिए कि ये पोस्टर वार बहुत तेज चलेगा। अभी मैं आज देख रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि साहब 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक हम राशन को दुगना कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, सरकारें जो आती हैं वो अपना काम करती हैं। जो भी सरकार आती है वो अच्छा ही काम करती है आम जनता की दृष्टिकोण से, और आम जनता फिर इसको देखती है कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, कितना फायदेमंद नहीं है, वही सोच के वोट देती है। शौकत अली, देखिए रजा साहब जो बात कह रहे हैं ये एकदम सत्य है कि भारत का कोई भी मुसलमान जिन्ना को नहीं पसंद करता। इस बात को हम भी जानते हैं, रजा साहब भी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बार बार एक मैसेज देना चाहती है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी का जो मुसलमान है वो जिन्ना प्रेमी है। इसीलिए बार बार वो लोग जिन्ना का, मैं जिन्ना का जिक्र नहीं करना चाहता, मुझे कोई जिन्ना से लेना देना नहीं और कोई हमदर्दी भी नहीं, और जब तक सांसें चलेंगी किसी जिन्ना के प्रेमी से हमदर्दी नहीं होगी, ये मैं आपके चैनल पे बैठ के दावा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक दोषारोपण बार बार करती रहती है कि जिन्ना प्रेमी है आदरणीय अखिलेश यादव, और हम तो ये बार बार कहते हैं। मैं जिन्ना की फोटो का इसलिए जिक्र नहीं कर रहा था राजा साहब क्योंकि जिन्ना से कोई प्रेम हो गया किसी को, किसी मुसलमान को। मुझे लगता है भारत में रहने वाले प्रत्येक मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, जो पैदा हुए, जो अभी बड़े भी नहीं हुए, उनकी भी बातें कर रहा हूं। जब उनके भी कान में ये बात जाएगी कि जिन्ना कोई था तो वो भी नफरत करेंगे। चलिए ठीक है, आपने ये बात तो आपने बोल दिया। मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात, एक बिल्कुल छोटी सी बात मैं आपको याद दिला दूं। आपके ही सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज्यादा भरोसा है जिन्ना पर। वो बोल रहे हैं कि अगर वो पीएम होते तो बंटवारा ही नहीं होता। देखिए उस वक्त की बात है, उस वक्त क्या हो रहा था। अगर बात लॉजिकल बात कह दी उन्होंने, लॉजिकल, अगर 2 लोग लड़ रहे थे आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते थे, इसका बंटवारा ही नहीं होता। ये तो लॉजिकल बात कह दी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश में, इस बात को आलोक जी बार बार दोहरा रहा था, मैं ये कह रहा था इनके ही एक विधायक ने जिन्ना की फोटो हटाने का जिक्र किया था और शिकायत की थी कि आप उत्तर प्रदेश में आज भी फोटो लगी हुई है, कई शिक्षक संस्थानों में फोटो लगी हुई है, आप उनको हटाइए। जो हमारे देश में बंटवारा की नींव रख के चला गया, जो हमारे देश में नफरत की दीवार खड़ी करके चला गया, उस व्यक्ति की फोटो आज भारत में किस लिए है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो फोटो हटा दी? मैं इस बात का जिक्र कर रहा था रजा साहब, मैं कोई उनसे प्रेम नहीं जताने गया था, मैं सच्चाई को अवगत करा रहा था।
इसलिए अवगत करा रहा था। आज भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद सिन्हा की तस्वीर भारत में क्या कर रही है, किस लिए लगी हुई है, क्यों नहीं हटाते हैं, ये प्रेम भारतीय जनता पार्टी का। मैं सवाल पूछ रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। रजा साहब को यदि मेरी बात गलत लग गई इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुसलमानों को जिन्ना से कोई प्रेम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रेम है। शायद आप भूल गए होंगे, शायद आप भूल गए होंगे रजा साहब, आपकी उम्र का मैं आदर करता हूँ। आपको याद होगा कि जिन्ना की मजार पे कौन चला गया था, कौन सा नेता था भारतीय जनता पार्टी का जो जिन्ना की मजार पे चला गया था? तो जिन्ना प्रेमी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें जिन्ना से कोई हमदर्दी नहीं। अरे भैया आप ना निकाल पाओ तो हमें बता दो, हम निकाल देंगे आगे, और जितने मुकदमे आपको लिखने हो लिख दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। एक नहीं 1000 मुकदमे लिख दीजिए, लेकिन हमें जानने की अनुमति दे दीजिए उस काल तक जिन्ना को हम हटा दें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं शौकत अली, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से कभी कोई ऐसी पहल हुई नहीं जिससे कि मुस्लिमों का भला हो सके? बिल्कुल मैं कहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी जिन्ना प्रेमी है। अभी विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मुस्लिमों पर भी। आप ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि यह नहीं, ये लोग मुस्लिमों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, मतलब आपका ये मानना है कि बीजेपी ने कभी भी मुस्लिमों के हित में कोई काम नहीं किया? आप मुसलमानों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये हिंदुओं से भी घृणा करते हैं। आपको याद नहीं है क्या आलोक जी कि मुख्यमंत्री आवास जो है गंगा जल से धुलवाया गया था? अच्छा गंगा जल से आलोक जी कब धुलवाया जाता है, शुद्धिकरण कब किया जाता है? क्योंकि आप सनातन धर्म के हमसे ज्यादा आप अच्छे से समझते होंगे। कोई चीज आप पवित्र कब होती है, नापाक कब होती है? मुझे बताइए जरा आलोक जी। क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी नापाक थे? क्या वो हिंदू नहीं थे, वो घृणित थे? आप क्या कहना चाहते थे, क्या उत्तर प्रदेश और देश को मैसेज देना चाहते थे? इसीलिए मैंने कहा तो ये तो हिंदू विरोधी भी है, ये तो हिंदुओं से भी घृणा करते हैं। मुसलमानों की दो बात ही खत्म कर दीजिए। देखिए ये लोग उत्तर प्रदेश को गुमराह करके कुर्सी पे आश्रित रहना चाहते हैं। अभी इनसे सवाल पूछ लीजिए, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अपनी नहीं होता क्या है ना कि कई बार राजनीति में हम कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं, हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं क्योंकि हम इतिहास को ध्यान नहीं रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात मैं याद दिलाता हूं, ठीक है? मैं युवा पत्रकार हूं, लेकिन जानकारी मेरे पास भी अच्छी खासी रहती है। कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा, लखनऊ में ताजियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कल्याण सिंह वो मुख्यमंत्री थे जो आगे आए थे और उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये निकलने चाहिए, इसका भी प्रावधान है और ये मुस्लिमों को पूरी तरह से अधिकार है कि वो ताजिया निकालें। अगर मैं गलत हूं तो यहां पर रजा रिजवी बहुत ही सीनियर हैं, उनको अच्छी तरह से याद होगा। रजा जी ये बिल्कुल सही आलोक जी आप बात कर रहे हैं, ये सही है कि यहाँ लखनऊ के अंदर ताजिया जो है कई वर्षों तक रहा और कश्मीरी मोहल्ले के अंदर कई लड़कों ने आत्मदाह किया, अपनी जान दे दी कि नहीं साहब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताजिया और अलम उठाया जाएगा। उसके लिए जब बीजेपी की सरकार आई और कल्याण सिंह जी आए तो कल्याण सिंह जी ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा नहीं जो है ये ताजिया उठेगी और ताजिया हर हाल में उठेगी। और उन्होंने ताजिया उठाया और यहाँ के शिया सुन्नी संप्रदाय सब, क्योंकि ताजिया शिया ही नहीं उठाते हैं, ताजिया हमारे सुन्नी भी उठाते हैं। हमारा तो होम टाउन गोंडा है, कोई आकर के देखे वहाँ 7 मुहर्रम को जो जुल्फिकार निकलता है पूरे शहर में, वो सुबह 5 बजे से निकलता है और रात में 12 बजे करबला पहुंचता है। और जितने सुन्नी जमात की उसमें भीड़ होती है उतना तो गोंडा के अंदर शिया जमात की भीड़ नहीं होती है। और सब या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती है। और उस जुल्फिकार के अंदर सब अपना मन्नत का जो है मुराद का गीठा बांधते हैं। तो कहने का मकसद है जो ये ताजिया का जो बंद था लखनऊ के अंदर ताजियादारी, ये सही है कि बीजेपी ने ही खुलवाया, कल्याण सिंह ने खुलवाया। तो ये आप कह सकते हैं कि मुस्लिम प्रेम भी कह सकते हैं और साथ साथ कह सकते हैं जो जस्ट बात थी वो उन्होंने किया, जो सच्चाई थी वो कल्याण सिंह ने किया और आजादारी खुलवाई। और जाहिर सी बात है जब जिसका मजलिस मातम खुलवाएंगे तो जो उसको मनाता है वो उनको तो चाहेगा दिल से, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस बात से किसी को इनकार नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ दीपक सोनकर हैं। दीपक सोनकर, जिस तरह से शौकत अली का जो सबसे बड़ा कंसर्न मैंने देखा पूरी चर्चा के दौरान वो ये है कि अगर मुस्लिमों को आप पसंद करते हैं तो फिर आखिर कट्टरता की बात कहां से आती है? अगर आप विकास की बात करते हैं तो बार बार ध्रुवीकरण की तरफ राजनीति क्यों आपकी घूम जाती है? और अगर आपने विकास किया है तो आप जनता को जाकर समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या 2022 में आप इन सारी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे या आपको लगता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ देखना समझना नहीं चाहती है? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है जिस तरीके से इमरान जी का सवाल आया और शौकत जी का आया तो मुझे लगता है सबका जवाब सबने आपने भी उनको बता दिया कि किस तरीके से जनसंघ की कभी और कहाँ से वो बात शुरू किए थे और जनसंघ की स्थापना कभी, तो उनको समझ में आ गया। और शौकत जी को भी मुझे लगता है कि ज्यादातर समझ में आया कि मुसलमान प्रेम
ये कहाँ की बने? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या मुसलमान प्रेम नहीं है? या मुसलमान भाइयों की, जैसे आप रजा जी वरिष्ठ पत्रकार जी अभी गजना के तस्वीर को बताया कि कल्याण सिंह जी के समय भी ये ताजिया उठने का काम शुरू हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी धर्म निरपेक्षता के आधार पर विकास का योजना नहीं दिया है। हिंदू को भी दिया है, मुस्लिम को दिया, मैंने हर धर्म के साथ किया है। और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हम तो सीधे सीधे सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबके विकास के साथ काम करते हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने विकास की यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई है, तो जिस तरीके से हमने हर एक योजना लोगों तक पहुंचाई है, ये ध्रुवीकरण और जातिगत की राजनीति को लेकर के कौन आता है? मैं बार बार उस नाम को लेना नहीं चाह रहा, मगर उस नाम को लेकर के कौन आया था? हम लोग तो नहीं आए थे। कि ध्रुवीकरण को राजनीति को उठाने को लेकर के कौन आया था? और जहां ध्रुवीकरण की राजनीति की बात है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आलोक जी भाई साहब, कि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को भी गांव भी याद आते हैं, आज आम आदमी पार्टी की अयोध्या दिखाई देती है, तो ये चुनावी समय में क्यों होता है? आज जब राम भक्तों को गोलियां चलाने वाले आज भगवान परशुराम जी की भी मूर्ति बनवाने के लिए तैयार होते हैं, मगर ये चुनावी आने के बाद क्यों होता है? ये चुनावी दौर के बाद समय क्यों होता है? ये आप पहले भी कर सकते हैं ना, पहले के समय भी चर्चा के सामने भगवान को याद कर सकते हैं। भाई भगवान तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके और सबके, राम जी भी सबके, परशुराम भगवान जी भी सबके। तो चुनाव के समय क्यों आते हैं? जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आज राम भक्त हो जाते हैं। इस तरह तो ये मेरा कहना है कि किस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति कहां से शुरू होती है, जातिगत की राजनीति कहां से शुरू होती है, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विकास के मुद्दे पर काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी भी 2022 के मुद्दे में विकास के साथ ही जाएगी। कि जिस तरीके से उसने हर क्षेत्र के लाभ दिया है, हर जाति को, हर वर्ग को, हर धर्म को दिया है, उसी के मुद्दे के साथ में जाने वाली है। और उसी तरीके से 2014 में भी विकास के मुद्दे पर भी हमने चुनाव जीता, 2017 में भी विकास के मुद्दे पर भी चुनाव जीता, और 2019 में भी जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, जिस प्रकार से मोदी जी के विजन को और मिशन को एक्शन बदलने का काम किया है, हम उस मुद्दे पर जाने का काम करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हर डिबेट में कहता हूँ कि हमें विकास के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। हमें ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़ करके, हमें तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ करके, हमें जातिगत राजनीति छोड़ करके हमें विकास के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को 2012 से 17 तक अंधेरे में डाला गया, नरक में डाला गया। और जहां तक की बात अभी माननीय शौकत जी दंगे की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर आज बता दीजिए कोई आप दंगे का उदाहरण, उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों के अंदर एक भी दंगे का उदाहरण बता दीजिए। तो ये बताने के लिए नहीं आएंगे, ये पता नहीं कहां से घुमा के क्या जाते हैं। इस बात का जवाब सबको लगातार मिल चुका है। ठीक है, यहां पर इमरान लतीफ हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आप आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं संप्रदायवाद, ध्रुवीकरण और कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इनका भी तो यही कहना है कि जैसे जैसे चुनाव याद आया आपको भी अयोध्या याद आने लगा है। तो क्या आपकी राजनीतिक बिसात इनसे अलग है, या जिस तरह से आप केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, उसमें कहीं पर भी ना तो अयोध्या की बात होगी, ना ही राम मंदिर की बात होगी, ना ही संप्रदाय की बात होगी, ना ही धर्म की बात होगी? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं किस बात का गुमान है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पे अपना कॉपीराइट समझते हैं। मैं तो कहता हूँ दावे के साथ कि अगर भगवान राम पे बात करने का, भगवान राम का भक्त होने का दावा अगर सबसे ज्यादा कोई कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर राम राज की अवधारणा को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है पूरे देश के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। राम राज अगर कहीं पे दिख रहा है तो दिल्ली के अंदर दिख रहा है, जहां चाहे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, महिलाओं की बस यात्रा की बात करें, किसानों की मुआवजे की बात करें, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात करें, यानी हर क्षेत्र में अगर किसी ने रामराज को स्थापित करने का काम किया, रामराज की अवधारणा पे काम करने का काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर अयोध्या पे बात नहीं करेंगे, भगवान राम पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में बार बार ये मुस्लिम विरोधी है या हिंदू प्रेमी है, मुझे नहीं पता कि मुसलमानों के साथ इनका क्या किस तरह का रिश्ता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हिंदुओं के भी सगे नहीं है। राम मंदिर की बात आती है, राम मंदिर के चंदे में घोटाला करने का काम किसने किया? पावन कुंभ के मेले में घोटाला करने का काम किसने किया? तो जहां जहां आस्था की बात है, बनारस के अंदर सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाने का काम किसने किया? आखिर आज आप देख रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था का मामला है, चाहे हाथरस की घटना का जिक्र कर लीजिए, चाहे फाफामऊ की घटना का जिक्र कर लीजिए, चाहे गोरखपुर में मनीष गुप्ता का मामला कर लीजिए, जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई जंगल राज की वजह से, क्या वो हिंदू नहीं थे?
तो कुल मिलाकर मामला ना तो हिंदुओं से मतलब है ना मुसलमानों से मतलब है, ये हर एक धर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे के लिए करते हैं। इनका एजेंडा सिर्फ एक है, नफरत फैलाना। नफरत फैलाकर ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दों के मामले में भारतीय जनता पार्टी शून्य रही है, सिफर रही है, कोई काम नहीं किया। इस वजह से इनको ऐसे फर्जी के मुद्दों की तरफ जाना पड़ रहा है। राजा रिजवी जी, एक बहुत ही सुलझा हुआ प्रश्न है आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि बीजेपी को लगातार कोसते कोसते, बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते करते बीजेपी दूसरी पार्टियों को उसी दायरे में ले आई है जिस पिच पर वो खेलना चाहती थी, जिस पिच पर बीजेपी चाहती थी कि यहीं पर बैटिंग हो, और वही तमाम मुद्दे ज्वलंत हो चुके हैं जिससे लगातार विपक्षी पहले बचना चाहते थे लेकिन अब बोलने को मजबूर हैं। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, लेकिन एक बात की आपका जवाब दूंगा। आपने भी कहते कहते एक शब्द कहा है कट्टरता का, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूं, और शौकत साहब भी बैठे हैं और मुसलमान एक हमारे आम आदमी पार्टी बैठे हैं। मैं पूरे दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज करके आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज करके कह रहा हूँ, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जितना भी मुसलमान है पूरी दुनिया का, उसको कुरान शरीफ पे एतबार है। 30 पारे, 114 सूरे, 6666 आयत पर हर मुसलमान का एतबार है, मेरा भी एतबार है। मैं पूछना चाहता हूं कि कट्टरता शब्द कुरान शरीफ में कहां है? कौन सी लाइन है जो मुसलमान कट्टरता कर रहा है, जो मुसलमान कट्टर बन रहा है, जो कट्टरता दिखाता है, बात बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है? ये मुसलमानों ने जो बादशाह आए और जो यहाँ लूटने लोग आए, उनकी स्टाइल को देख के उन्होंने समझ लिया कि इस्लाम है। असली इस्लाम जो है पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये कट्टरता की वजह से मुसलमान अच्छी संख्या में जेलों में पड़ा है, क्योंकि वो कट्टरता करेगा, करेगा, कत्ल हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी ने बहुत ही तार्किक यहां पर अपना पक्ष रखा और यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि भले ही कैसा भी माहौल बन जाए, भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, लेकिन कहीं से भी यह स्पष्ट तो नहीं होता है कि कोई भी पार्टी संप्रदायवाद के आधार पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। हर पार्टी ये चाहती है विकास पर बात हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो और उसी के हिसाब से घोषणा पत्र भी तैयार हो। तो ये देखने वाली बातें होगी कि आखिर किस पार्टी पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस घोषणा के बाद से ही तीर्थ पुरोहितों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसे लेकर प्राइम न्यूज ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। देवस्थानम बोर्ड को आज धामी सरकार ने भंग करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात करने के लिए। सर, आपने हाई पावर कमेटी का गठन किया था, उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसके आधार पर आज आपने ये निर्णय लिया? नहीं, सभी लोगों से बात करने के बाद इस समय में चूँकि सबके बीच में से लगातार ये मांग उठती रही कि इस पर बात होनी चाहिए, इस पर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखी हैं। मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने भी अभी रिपोर्ट दी है और इस समय में चूँकि सभी पक्षों को सुनने के बाद हकूक़दारी, पंचायत के लोग, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, सबसे बात करके इस समय में हमने इसको वापस लेने का निर्णय किया है। सर, इस निर्णय के बाद में जो पुरोहितों में काफ़ी खुशी की लहर है, आपको लगातार बधाइयाँ भी दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव में इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं चुनावों को ध्यान में रख के कोई फैसला नहीं लेता हूँ। जो उत्तराखंड राज्य के हित में देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो निर्णय लेना होता है वो निर्णय ले रहे हैं। कुछ लोग, मैं जरूर मानता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर 4.5 साल तक दिखाई नहीं देते थे, अब चुनाव आ गया तो उनके सारे फैसले चुनाव के हिसाब से, सारी रणनीतियाँ चुनाव के हिसाब से बन रही हैं। हमारी रणनीति उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए बन रही है। सर, हरीश रावत का कहना है सरकार डरी हुई है इसलिए अपने सारे फैसले वापस ले रही है। हरीश रावत जी को तो खुश होना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए कि अच्छा निर्णय हुआ है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। चलो, तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो जनहित में निर्णय होंगे उसको वो सरकार लगातार लेती रहेगी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देवस्थानम बोर्ड को आज भंग करने का जो निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, उसमें जो तीर्थ पुरोहित हैं उनमें काफी खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन जितिन पेटवाल के साथ पवन दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून।
तो जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये पूरे प्रदेश के लिए भी खुशी की बात है, विपक्ष को भी इस पर खुश होना चाहिए क्योंकि ये मांग जनता के हित से जुड़ी हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।